हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द स्टडी टॉपिक में एक नए वीडियो के साथ। आज हम इस वीडियो में ग्राम समाज एवं विकास पर आधारित बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। 25 क्वेश्चन को, जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए यूपी लेखपाल परीक्षा 2022 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस प्रैक्टिस सेट के पहले हमने 3 प्रैक्टिस सेट कवर कराए हैं। उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है, आप उसे वहां से ज़रूर देखें। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े, हम वहां पे इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल पे हम स्टैटिक जीके, वन लाइनर क्वेश्चन और क्विज़ को सॉल्व करते रहते हैं और एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी भी अपडेट और इन्फॉर्मेशन होती है हम टेलीग्राम चैनल पे शेयर करते रहते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी ही डेली वीडियो के लिए हम इस चैनल पे डेली करंट अफेयर की वीडियो भी प्रोवाइड करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मनरेगा योजना में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के बीच मजदूरी वित्त का आवंटन किस अनुपात में किया जाता है। ये एक मनरेगा योजना है और इसमें पूछा गया है कि केंद्र सरकार का और राज्य सरकार के जो जितनी भी मजदूरी वित्त का आवंटन बंटवारा होता है उसका अनुपात क्या होता है। तो उसका अनुपात 75:25 होता है। मनरेगा जो है, मनरेगा योजना ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्य गारंटी कार्यक्रम है। इसे 2005 में, कब, तो 2005 में ग्रामीण घरों में प्रति वर्ष 100 दिनों की मजदूरी रोजगार की गारंटी देने के लिए प्राथमिक उद्देश्य से लागू किया गया था। कब लागू किया, तो 2005 में लागू किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि संपूर्ण बीमा ग्राम योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई, जिसका उद्देश्य संपूर्ण बीमा ग्राम के लिए चिन्हित गांव के सभी आवासों को कवर करना है। तो संपूर्ण बीमा ग्राम योजना जो है इसकी शुरुआत 2017 में की गई। तो कब की गई इसकी शुरुआत, इसकी शुरुआत 13 अक्टूबर 2017 में की गई। इसको किसने शुरू किया, तो संपूर्ण बीमा ग्राम योजना जो है इसको केंद्र सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी और इसको संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने लॉन्च किया और इसके लाभार्थी जो होते हैं सभी गरीब परिवार के लोग होते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि आधुनिकीकरण के मानव जीवन के किस दृष्टिकोण में परिवर्तन किया जाता है। तो आधुनिकीकरण से मानव जीवन के ये जो जातिगत दृष्टिकोण होते हैं, धार्मिक दृष्टिकोण और सांस्कृतिक दृष्टिकोण, इन सभी दृष्टिकोणों में परिवर्तन किए जाते हैं आधुनिकीकरण से। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि संयुक्त परिवार की संपत्ति के उत्तराधिकारी से संबंधित दाय भाग नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो संयुक्त परिवार की संपत्ति के उत्तराधिकारी से संबंधित जो दाय भाग नियम है इसको जीमूत वाहन ने प्रतिपादित किया था। जो दाय भाग नियम है यह एक प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ है दाय भाग, जिसको किसने, जीमूत वाहन ने प्रतिपादन किया था और इसका शाब्दिक अर्थ होता है पैतृक धन का विभाग या बंटवारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की गई। इसके तहत कितनी राशि की विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की गई और इसके तहत जो है 10 लाख करोड़ का जो आर्थिक पैकेज है इसकी घोषणा की गई थी। इसके तहत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के कल्याण की घोषणा की गई और इसका उद्देश्य आर्थिक स्थिति में सुधार करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का किस वर्ष
दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में विलय कर दिया गया। तो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण ये पहले से एक योजना थी और वर्ष 2014 में, कब, वर्ष 2014 में इसको दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में विलय कर दिया गया। कब किया गया? तो 20 नवंबर 2014 में इसका विलय दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में कर दिया गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यक्रम मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जो इंद्रधनुष का उद्देश्य है ये क्या है? तो ये वर्ष 2020 तक 90% टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना इसका उद्देश्य था मिशन इंद्रधनुष का। मिशन जो इंद्रधनुष है इसको दिसंबर 2014 में इसको लागू किया गया था। कब? तो दिसंबर 2014 में मिशन इंद्रधनुष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितने मरीजों पर एक बेड उपलब्ध है? तो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम 2020 की रिपोर्ट के अनुसार जो जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें 31,000 मरीजों पर एक बेड की उपलब्धि है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 की रिपोर्ट जो है ये क्या है? ये ग्रामीण भारत और जितने भी ग्रामीण स्वास्थ्य सुधार के लिए स्वास्थ्य का ये कार्यक्रम होता है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, और इसकी जो शुरुआत है 12 अप्रैल 2004 में की गई थी। कब की गई? तो 12 अप्रैल 2004 में इसकी जो शुरुआत है की गई थी। इसका संचालन कौन करता है? नेशनल हेल्थ प्रोफाइल का। तो इसका जो संचालन है वो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि वह व्यवस्थित प्रविधि जिसमें अनुसंधानकर्ता संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों से स्वयं मिलकर बातचीत करने एवं उत्तर प्रयुक्त द्वारा किसी विषय के बारे में वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है वह क्या कहलाता है? तो वो साक्षात्कार कहलाता है, जिसके द्वारा हम प्रविधि जिसमें अनुसंधानकर्ता संबंधित जितने भी व्यक्ति होते हैं वो स्वयं मिलकर बातचीत करते हैं और उस बात के विषय में वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो साक्षात्कार कहते हैं। आगे क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जिस प्रश्नावली में प्रत्येक प्रश्न के आगे उत्तरों के अनेक विकल्प होते हैं तथा सूचनादाता को उन्हीं में से एक चुनाव करना होता है, तब ऐसी प्रश्नावली को क्या कहा जाता है? तो इसे बंद प्रश्नावली के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे एक प्रश्न दिया जाता है और उसके आगे अनेक विकल्प दिए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो बंद प्रश्नावली कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि एक क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है और इसके 4 ऑप्शन है, इसी को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम बंद प्रश्नावली के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संस्थागत सुधारों का घटक कौन सा है? तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो संस्थागत सुधार का घटक होता है वो भूधारण की व्यवस्था होती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निम्न में से कौन सा आधुनिक कृषि यंत्र नहीं है? तो आधुनिक कृषि यंत्र कौन सा नहीं है? ये जो थ्रेशर होता है ये आधुनिक कृषि यंत्र है, हार्वेस्टर भी आधुनिक कृषि यंत्र होता है और ट्रैक्टर भी जो है आधुनिक कृषि यंत्र होता है। ये जो बैल हल है ये आधुनिक कृषि यंत्र नहीं होता है, तो ये हमारा ऑप्शन सी सही होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जो है इसको अगस्त 2017 में शुरुआत इसकी की गई थी, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये
कृषि न्यूनतम पूर्ण करना, प्रसंस्करण का आधुनिकीकरण करना और कृषि उत्पादकों की बर्बादी को रोकना। ये जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी ऑप्शन सही है, क्योंकि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का ये मुख्य उद्देश्य होता है। इसका उद्देश्य कृषि आधारित कामों को बढ़ावा देना है। अब इस योजना को प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को वर्तमान में मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। कब तक? तो मार्च 2026 तक इसको बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? तो भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की जो शक्ति है, ये जो भूमि सुधार है ये राज्य सरकार का विषय होता है। किसका विषय है? तो राज्य सरकार का विषय है। तो इस पे कानून बनाने का जो अधिकार है वो राज्य सरकार के पास होता है। इसकी जो शुरुआत है भूमि सुधार का, ये वर्ष 1951 में की गई थी। कब की गई? तो 1951 में भूमि सुधार का जो कानून है ये बनाया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि गाँवों में भू राजस्व वसूली का कार्य किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? गाँव में भू राजस्व वसूली का कार्य। तो गाँव में पटवारी के द्वारा जो है भू राजस्व वसूली का कार्य किया जाता है। आगे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं 16वां क्वेश्चन कि किसी गांव के भूखंडों को एक विशिष्ट क्रमांक से दर्शाने वाला मानचित्र कहलाता है। उसे हम क्या कहते हैं? जो किसी गांव के भूखंडों को एक विशिष्ट क्रमांक से दर्शाता है उसे हम खसरा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? तो भूखंडों को जो एक विशिष्ट क्रमांक से दर्शाता है उस मानचित्र को हम खसरा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग भूमापन में नहीं किया जाता है? तो भूमापन में किसका किसका उपयोग किया जाता है हम ये देख लेते हैं। भूमापन में है जरीब का उपयोग किया जाता है, कंपास का भी उपयोग किया जाता है और थियोडोलाइट का उपयोग भूमापन में किया जाता है। ये जो बैरोमीटर है इसका उपयोग भूमापन में नहीं किया जाता है, क्योंकि जो बैरोमीटर है इसका उपयोग हम वायुमंडल के मापन में करते हैं। बैरोमीटर का उपयोग ये जियोग्राफी से रिलेटेड है और भूमापन जो है ये जरीब, कंपास और थियोडोलाइट में भूमापन का हम उपयोग करते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारतीय ग्रामीण समाज को बांटा जा सकता है मुख्यतः किन वर्ग में भारतीय ग्रामीण समाज को बांटा जा सकता है? तो भारतीय ग्रामीण समाज को हम जनजातीय समाज और कृषक समाज के रूप में बांट सकते हैं। मुख्यतः दो रूप में हम इसे बांट सकते हैं, जिसे जनजातीय समाज और कृषक समाज के रूप में हम भारतीय ग्रामीण समाज को बांट सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि उत्तर प्रदेश के किस नगर को सुरमा नगरी के नाम से जाना जाता है? तो ये जो बरेली शहर है उत्तर प्रदेश का, इस नगर को बरेली नगर को हम सुरमा नगरी के नाम से जानते हैं। यहाँ की जो सुरमा है ये दुनिया भर में बहुत ही प्रसिद्ध है, इसलिए उत्तर प्रदेश की बरेली नगर को हम सुरमा नगरी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला दरी निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश का ये जो मिर्ज़ापुर जिला है ये जो है दरी निर्माण उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि वर्ष 2019 में केंद्रीय खाद्य व प्रसारण मंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर मेगा फूड पार्क की आधारशिला रखी? तो वर्ष 2019 में केंद्रीय खाद्य व प्रसंस्करण मंत्री जो है उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर में मेगा फूड पार्क की आधारशिला रखी थी। आगे क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 22वां क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का ये जो झांसी जिला है ये मूंगफली उत्पादन जिला है जो सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि उत्तर प्रदेश में दुग्ध पदार्थों का व्यवसाय किस ट्रेडमार्क के तहत किया जाता है? तो जो दूध पदार्थ का व्यवसाय है ये पराग
ट्रेडमार्क के तहत किया जाता है। ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क जो है एक प्रकार की बौद्धिक संपदा है जिसके द्वारा हम एक अच्छे पहचान करते हैं। किसी योग्य प्रतीक जो होता है हम उसके ट्रेडमार्क के अनुसार उसकी पहचान करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि खलिहान अग्नि दुर्घटना सहायता योजना के तहत उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित कितनी धनराशि की सहायता दी जाती है? तो खलिहान अग्नि दुर्घटना सहायक योजना जो है इसकी जो शुरुआत है, इसकी शुरुआत की गई और किसके द्वारा? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा खलिहान अग्नि दुर्घटना की शुरुआत की गई थी। और इस योजना के अंतर्गत उन किसानों के लिए की गई जिनकी जो खेत या खलिहान है, जिनकी फसलें आग की वजह से जल जाती है या नष्ट हो जाती हैं, उन फसलों की मुआवजा के लिए खलिहान अग्नि दुर्घटना सहायता योजना की शुरुआत की गई थी। और इसमें जो है न्यूनतम 7500 रुपये धनराशि का योगदान या सहायता दी जाती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दिया है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान के 73वें संशोधन द्वारा सुझाव गए लक्षणों में कौन सा गलत है? तो हम देख लेते हैं कि संविधान के 73वें संशोधन द्वारा कौन सा सुझाव या लक्षण गलत है। तो पंचायतों का 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल होगा। इसमें क्या बताया गया कि 73वें संशोधन द्वारा क्या ये लक्षण है कि पंचायतों का 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल होगा और इसे अवधि से पहले भंग किया जाता है तो 6 माह के भीतर नया चुनाव कराना आवश्यक होता है। ये 73वें संविधान संशोधन का एक लक्षण था, ये सही है ए ऑप्शन। बी ऑप्शन देख लेते हैं कि पंचायतों का चुनाव राज्य के चुनाव आयोग के द्वारा कराया जाएगा, ये भी जो है ये ऑप्शन सही है। सी दिया है कि कमजोर वर्गों तथा महिलाओं के लिए अनिवार्य रूप से सीटें आरक्षित की गई है, सी ऑप्शन भी सही है। डी ऑप्शन दिया है कि वित्त की व्यवस्था नीति आयोग की सिफारिश पर किया जाता है, ये जो ऑप्शन है ये गलत है क्योंकि 73वें संविधान संशोधन का जो सिफारिश है वो वित्त की व्यवस्था नीति के आयोग की सिफारिश के द्वारा नहीं किया जाता है। हमारे डी ऑप्शन जो है ये गलत है। हम 73वें संविधान संशोधन के बारे में डिटेल में देख लेते हैं कि 73वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था ये 1952 में आया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1952 में आया और ये तत्काल जो उस टाइम के प्रधानमंत्री थे 1992 के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे और इनके कार्यकाल के दौरान ये 73वां संविधान संशोधन प्रभावी हुआ था। विधेयक के संसद द्वारा पारित होने के बाद 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति द्वारा 73वें संविधान संशोधन को स्वीकृति प्राप्त हुई और 24 अप्रैल कब? तो 24 अप्रैल 1993 से जो है इसको 73वें संविधान संशोधन को लागू किया गया। 24 अप्रैल को हम सभी जानते हैं कि हर वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 अप्रैल को जो 73वां संविधान संशोधन है इसे संविधान में भाग 9 में जोड़ा गया और 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में इसे जोड़ा गया और पंचायतों के अंतर्गत 73वें संविधान संशोधन में 29 विषय को इस सूची में शामिल किया गया। इसके साथ ही हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। हमारे चैनल पे ऐसी ही एग्ज़ाम से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड की जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। मिलते हैं एक ऐसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।